अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नादरीन, आज की अहम जो पेशरफ्त है वो आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ईद के बाद तहरीक चलाने का फ़ैसला किया था, और उस सिलसिले में हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब से मुसलसल मुलाकातें की जा रही थी और उनको दावत दी गई कि वो उनके इत्तेहाद में शामिल हों और उन्हें सपोर्ट करें। लेकिन आज जो अहम पेशरफ्त सामने आ रही है उसके मुताबिक JUIF ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने से माजरत कर ली और मौलाना फजल रहमान ने आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया कि JUIF की शूरा ने अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया है, और उसमें इख्तिलाफ राय जो है वो भी ये बताया जा रहा है कि बाज़ अराकीन जो सीनियर अराकीन थे उन्होंने इस मामले की मुखालफत की और उन्होंने तजवीज़ दी कि PTI के साथ नहीं चलना चाहिए। तो मौलाना साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका वाज़ेह तौर पर जो है वो ऐलान भी किया और बताया कि जो शूरा है वो अपोजिशन के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहती। इसी के साथ साथ ये महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे इन तमाम चीज़ों का इल्म था, और यही वजह है कि आज से कुछ रोज़ कबल जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू में उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर मौलाना साहब हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो ये उनकी जमात है, हम उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते थे। जिससे ये महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इल्म हो गया था कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो PTI अभी तक दूर नहीं कर सकी और मौलाना साहब शायद उनके साथ ना चलें। फिर आज की दूसरी जो अहम पेशरफ्त ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो केनाल्स का मामला है उस इशू पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान अहम राब्ता हुआ है, और उस राब्ते के नतीजे में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात जो है वो तय पा गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक जो मुलाकात है वो प्राइम मिनिस्टर और CM सिंध के दरमियान होगी। अब आज अगर मुलाकात वो नहीं हो सकती तो फिर कल या 2 रोज़ के बाद जो है वो मुलाकात होगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि राब्ता वफाकी हुकूमत की जानिब से हुआ था, जिसके बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के दरमियान जो है वो मुलाकात तय पा गई है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि केनाल्स ही के मामले पर वज़ीर आज़म साहब ने जहाँ पर सिंध हुकूमत के साथ रब्ता किया, वहीं कौम परस्त जमातों के साथ भी रब्ते किए गए, लेकिन आज जो वकला हैं उनके साथ भी रब्ता किया गया है। और जो मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं बशीर मेमन साहब, उन्होंने जो वकील रहनमा हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, और अब उनका ये कहना है कि वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म साहब के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब अगर हम पार्लियामेंट के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐवान से वाकआउट भी किया, एहतजाज भी किया। फिर हुकूमत के जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं उन पर तनकीद भी की जा रही है। एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि मईशत जो है वो बेहतर हो रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन हुकूमत के उन तमाम दावों को मुस्तरद भी कर रही है। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब वक्त निकालने का। सर, इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर, अडियाला जेल के बाहर भी उन्होंने धरना दिया, फिर सिंध के अंदर भी आप देखें तो केनाल्स के मामले पर एहतजाज हो रहे हैं। अब हुकूमत जो दावा कर रही है कि बिजली की कीमतों में कमी हो गई, मईशत जो है वो बेहतर हो रही है, आप समझते हैं कि जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त नहीं है, या वाकई आप समझते हैं कि हुकूमत ने मुल्क को संभाल लिया है, मईशत अब बेहतर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादर, मईशत जो है ना वो तो कोई दो राय उसमें नहीं होती, जो फिगर्स होती हैं सबके सामने होती। सही, कोई मैं फेवर कर रहा हूँ या मुखालफत कर रहा हूँ, कोई डिफरेंट तो है नहीं। ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ है कि रेमिटेंस $4.1 बिलियन तारीख में, यानी 60 साल में कभी नहीं हुआ, पहली बार, पहले इस लास्ट मंथ में जो है महंगाई 0% 60 साल में नहीं हुई। ये तो फिगर स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट की है। फिर ये जो आपको की फिच कह रही है या ब्लूमबर्ग कह रहा है, तो ये हमारे इदारे तो हैं नहीं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, इस्तेकाम हो रहा है। उन्होंने हमें -B विद कंसोलिडेशन उन्होंने दी है। तो ये जो रेटिंग है ये कोई किसी और की नहीं है। फिर आप देख रहे हैं कि हमारे रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, IT की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें, बिजली के रेट हमने कम कर दिए, तो कोई इसमें दो राय तो ये इख्तिलाफ। लेकिन शेख साहब, साथ ही ये भी तो कहा जा रहा है ना कि बलूचिस्तान के आप हालात देख लें, सिंध के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात अमन अमान के हवाले से आपके सामने हैं, तो ये फिर सियासी इस्तेकाम के हवाले से भी तो ज़रूरी है ना कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए।
लाजमी है, सियासी इस्तेकाम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सियासी इस्तेकाम हम तो हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आइए बैठिए, डायलाग करें, आपकी कोई तजवीज़ है तो तजवीज़ दें, असम्बली में डिबेट करना है तो वो करें। अब बात यह है कि बलूचिस्तान में आप जो भी फंड हमारे निकले कि ज़रा तेल की कीमतें कम हुई, हमने वो सारे फंड डाइवर्ट कर दिए बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि वो हमारा सूबा है, सब सूबों को लेके चलना है, बड़े पुरानी डिमांड थी। लेकिन सर फिर एक सवाल ये भी उठता है ना कि बलूचिस्तान के मामले पे तो चले, मालिक बलोच साहब ने मियाँ साहब से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं किरदार अदा करूँगा, तो फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब ये जो अदम इस्तेहकाम है सियासत के हवाले से, उसमें क्यों किरदार अदा नहीं कर रहे, वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहे कि चलें बात हो, जो भी होना चाहिए? नहीं, उनका मशवरा होता है, वज़ीर आज़म साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जी, तो उन्होंने ही करना है ना, किसी के साथ करना है तो आईनी तौर पे तो वज़ीर आज़म होते हैं किसी भी मुल्क के। अब वो उनके साथ बड़े भाई हैं, उनके साथ मशवरा है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हर कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं कि मैं अपने भाई से पूरा मशवरा करता हूँ। तो उनका रोल तो एडवाइज़र का या हमारे लीडर का है ना, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे बाकायदा टच में हैं, राब्ते में हैं, बातचीत करते हैं। और बाकी ये लेकिन सियासी इस्तेकाम तो अब 11 साल से, जब से वो धरना देना था ना, जब प्रेसिडेंट शी आने लगे तो उस वक़्त भी उन्होंने धरना दे दिया 2014 में भी। तो अब बताइए कि वो कोई किसी, जब इंडिया ने हमला किया एयरफोर्स ने, तो हम गए तो उस वक़्त भी उठ के चले गए कमेटी में नहीं है, कमेटी में। इसी तरह कोविड के तो ये आप अक्सर लोग कहते हैं कि हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना होता है। मैं मानता हूँ कि हुकूमत नहीं करना होता, पर जब उनकी हुकूमत है तब भी वो नहीं बैठते। हमारी हुकूमत है तो हम उनसे हर जगह कह रहे हैं कि आइए बैठ के समझे ना, आपके पास कोई तजवीज़ है आप दें। अब वो अडियाला जेल के उनके आपस के झगड़े हैं कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, इसमें क्या वो भी हमारे ऊपर लगा देते हैं कि आप इजाज़त नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि जिस लिस्ट में नाम जिनका नहीं होता उनको अथॉरिटीज़ छोड़ देती हैं मिलने। तो ये तो जेल वालों से पूछा भाई क्या हो सकता है, या रोज़ वो जाते हैं अदालतों में जाते हैं। तो अगर उनका, लेकिन शेख साहब आपका अपना बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, सिंध के अंदर जो कैनाल्स के मामले पर इस वक्त एहतजाज है, अब राब्ता तो हुआ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, लेकिन ये मामला कैसे सुलझेगा? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी? ये मामला देखिए ना, पहले ही सदर जरदारी साहब इंडोर्स कर चुके, ये बात तो अब खुल के आ रही है कि वो सदर जरदारी साहब के बाद पेश किया गया, उन्होंने इस बात पे साइन किए। ये बात अब ओपन हो रही है, मेरे सामने तो नहीं की है, लेकिन जो असम्बली में बात हुई लेकिन सर पीपल्स पार्टी कह रही है कि आइन के मुताबिक तो सदर साहब के पास इख्तियारात ही नहीं है कि वो मंजूरी दे। तो वो मैं मानता हूँ कि आइन, लेकिन वो फिर क्यों, सदर साहब तो लीडर तो है ना पीपल पार्टी के। और फिर दूसरी बात ये है कि हम तो कैटेगोरिकली ये डिस्कशन का पूरा दिन मौका दिया पीपल पार्टी को, एक दिन कौमी असम्बली में मैं मौजूद था वहाँ, तो उसमें पीपल पार्टी के तकरीबन सारे मेंबर ने बात की। फिर आके उसका वाइंड अप किया हमारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने। उन्होंने कहा कि हमको एक कतरा भी सिंध का नहीं ले रहे, पंजाब का पानी है वो पंजाब का देंगे, और किसी किस्म की आपको गारंटी या कोई चेक चाहिए आप चेक करवा लें ना, कोई सिस्टम लगा लें जिससे ये हो कि आपको पानी मिल रहा है। अब वैसे ही अगर किसी के ऊपर एतबार नहीं करना तो सूबों को एतबार तो करना पड़ेगा। सिंध का मौक़िफ़ है कि ये भी है कि पंजाब के अपने पास पानी नहीं है तो वो फिर कैसे पानी मैनेज करेगा नए कैनालों के लिए? तो ये तो पंजाब वाले जब अपने हिस्से का पानी ले रहे हैं तो उनका मौक़िफ़ क्या? वो तो लेकिन जैसे आपने जरदारी साहब का शेख साहब जिक्र किया, पीपल्स पार्टी का ये भी मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून को फिर वो मीटिंग क्यों नज़र आती है, वो जो जरदारी साहब ने जॉइंट सिटिंग से खिताब में कहा कि मैं इस मनसूबे की हिमायत नहीं करता, तो वो भी तो बड़ा ओपनली उन्होंने मुखालफत की है। हाँ, लेकिन वो साइन तो पहले के हैं ना, ये बाद में मैं भी उस असम्बली के जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया तो किया ना। लेकिन नादर सीधी सी बात है ना कि वो बताएं उनका एतराज़ क्या है कि सिंध का पानी तो हम ले नहीं रहे। या तो बैठ के वैसे एजिटेट करना वो तो उनका राइट है, वो करें बेशक। हमारे डिप्टी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे मेरे साथ अभी आ रहे, खेलदास कोस्तानी, उनको ऊपर ही पत्थर गाड़ी पे। अब बात ये है कि जब पंजाब वाले अपना पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो पंजाब का एतराज़ तो बनता है कि भाई यहाँ से यहाँ क्यों दे रहे हैं, सिंध का तो पानी कोई ले ही नहीं रहा। अब या तो कोई लॉजिकली हम बताएं ना, वो कह रहे कि हमें डर है, खदशा है कि कल को ले लें। अब कोई ऐसा सिस्टम जो उनको एक्सेप्टेबल है वो बैठ जाएं, या CCI की मीटिंग होगी तो वहाँ बैठ जाएं। उससे पहले देखिए ना, एहतजाज करने जब
पहले हमें समझाएं तो सही मामला उनका क्या है, प्रॉब्लम उनका क्या है। वो कह रहे हैं दरिया सिंध पे नहीं बनना चाहिए, तो पंजाब वालों का ये तो कोटा ऑलरेडी तय है कि पंजाब को कितना पानी परसेंटेज मिलेगा, सिंध को कितना परसेंटेज। तो सर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से बात हो सकती है लेकिन ये मनसूबा वापस नहीं हो सकता? मंसूबा तो ऑलरेडी बन रहा है वहाँ पे, नहर तो शुरू है, लेकिन देखिए ना हर चीज़ हो सका होने में, नहरों पे काम शुरू है। मेरी इतला ये है, मैं जो मुझे कल एक प्रोग्राम में कोई साहब कह रहे थे जी, बात ये है कि हर वक्त गुफ्तगू होनी चाहिए। पॉइंट तो अगर कोई उनका वैलिड होगा तो ज़रूर, क्यों हमारे तो एलआई पार्टी हैं, उनके बगैर तो हमारी हुकूमत भी नहीं चल सकती, तो हम तो उनके साथ हर वक्त बैठे। और मेरे ख्याल में कुछ बात हुई भी है रिसेंट, राब्ता हुआ है। हाँ राब्ता हुआ है, तो आपस में दोनों सेटिस्फैक्ट्री इसका। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अलग नहीं होगी? नहीं, कैसे अलग हो सकती है, कोई ये मुमकिन नहीं है ना। ये तो उनको भी सारा, प्रेसिडेंट भी उनके हैं, गवर्नर्स भी उनके हैं, 2 सूबों में वज़ीर आला भी उनके हैं, हाँ। तो अलग होने से क्या मुराद क्या है? वो तो देखे ना, फिर यहाँ क्या होगा, कोई हुकूमत रहेगी ही नहीं, हाँ। और फिर तो नए इलेक्शन होंगे, और वो भी मतलब एक क्यास हो जाएगा ना कि अभी इलेक्शन हुए हैं, पिछले दिनों के इलेक्शन हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि पीपल पार्टी काफ़ी जो है ना वो दानिश्वर लोग हैं, लेकिन सियासी तौर पे बाशऊर है। शेख साहब, लेकिन जब आप मेरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर थे उस वक्त भी एक मामला सेनेट कमेटी में आया कि कराची के अंदर ज़मीनों पर बड़े कब्जे हैं। फैसल वावडा साहब ने ये एक इशू रेज़ किया था। फिर चीनी बाशिंदों के हवाले से हमेशा एक इशू उठता है कि उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जो आपके पास वजारत है वो भी यही तकरीबन मामला बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से सामने आते हैं। आप समझते हैं कि अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीनी बाशिंदों के, और ये जो ज़मीनों पर कब्ज़े के हवाले से खबरें ये दुरुस्त है? वो ज़मीनों पर कब्ज़ा तो खुद फैसल वावडा कह रहे हैं 2005 के, हाँ। जबकि पीटीआई के चेयरमैन थे, क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं ना इन इदारों के, हाँ। वही खुद मुख्तार होते हैं, उन्हीं का इख्तियार होता है। तो 2005 में एक ज़मीन दी गई, और वो जिन्होंने ली उन्होंने पेमेंट नहीं की और वो कोर्ट में चले गए। तो 20 साल का वो केस चल रहा था। उसको आउटसाइड द कोर्ट इन्होंने, हमारी जो कमेटी थी, हमारा बोर्ड था पोर्ट कासम था, उसने इन्होंने कहा कि अब भी आप अगर 20 साल हो गए हैं, अगर आउट ऑफ कोर्ट करना चाहते हैं, वो समुंदर के नज़दीक कोई जगह थी, तो फिर उनको ऑफ़र की गई, वो भी ऑफ़र उन्होंने मंजूर की। तो वो जाके हमने वापस करवा दी कि भाई अगर इधर एक तरफ से इतराज़ हो रहा है, वो लेने को तैयार नहीं है उस भाव पे भी जिसमें ये कह रहे हैं कि ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। वो पार्टी को 2 महीने गुजर गए, उसने वो पेमेंट भी नहीं की, 8% पेमेंट करनी थी, तो ऑफ़र वापस ले ली गई। उसमें ना कब्जा का तो बाद की बात है, 2005 से चल रहा है। अभी वो नैब में भी केस है, कोर्ट में भी अभी मौजूद है 20 साल का। बाकी चाइनीज़ का जो आप कह रहे हैं, चाइनीज़ तो देखिए ना, हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान और चाइना वालों के तल्लुकात हों, तो वो हमले हो रहे हैं जो आप देख रहे हैं कि, तो ये तो अगर जारी रहेंगे, हमले जारी रहेंगे, तो नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है ना। हम सबको मिल के इसका सॉर्ट आउट करना है। लेकिन सर अभी अगर आप देखें तो ईद के बाद पीटीआई ने जिस तहरीक का ऐलान किया था वो तो अभी तक मौलाना साहब का फैसला सामने नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि मौलाना साहब पीटीआई के साथ जाएंगे? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि मैं इत्तेहाद नहीं करूँगा, शायद जो खबरें सामने आ रही हैं। कोई भी एहसास नहीं करेगा। मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं ना कि मौलाना साहब तो उनके साथ अपने तौर पे वो KPK में कह रहे हैं। जो बात पीटीआई पंजाब और सिंध में कह रही है कि हम जीते हैं और हमें जितवाया नहीं गया, उनका यही वही बात मौलाना साहब कह रहे हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन मैनिपुलेट किया है KPK में। तो वो पहले तो उनके हल्के खोल देना, पहले मौलाना साहब कैसे करेंगे? उनसे साथ मुमकिन है वो उनकी, और अब्बास साहब भी नहीं जाएंगे। तो आपके सामने उन्होंने खुद कहा है कि मैं तो मेरा अपना, हमको अलायंस में तो बिलीव वो नहीं करे। तो ये इस सूरत में आप समझते हैं कि तहरीक जो है वो कोई इतनी अगर चलती भी है तो मौसर नहीं होगी? नहीं, कौन सी तहरीक, इन्होंने कितनी तो कोशिश कर ली। अब लोग जो थक चुके हैं तहरीकें चला के, और मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं इन्वेस्टमेंट का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ। हमारे यहाँ तो देखिए ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके कमिटमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन सर वो बीच में एक खबर आई थी कि पाकिस्तान की सैकड़ों जो कंपनियां हैं वो बाहर जाके रजिस्टर्ड हुई हैं, पाकिस्तान से चली गई हैं। ये सही बात है। वो देखो ये तो इजाज़त है ना, दुनिया पूरी में यही होता है। हर मुल्क की कंपनियां बाहर भी जाती हैं और दूसरे मुल्कों की हमारे यहाँ भी आती हैं। हमें भी इजाज़त है। नहीं, लेकिन वो कंपनियां क्यों गई सर बाहर?
देखिए जहाँ बिजनेसमैन का जहाँ बिजनेस अच्छा होगा और उसको बेहतर सहूलियात मिलेंगी। अब हम ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको आपके हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि हम इनको बड़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टर को दे रहे हैं, टर्म्स दे रहे हैं। मतलब हम जितने भी, मैं बिल पेश हमारी मिनिस्ट्री कर रही है जिसमें ये जो सुर्ख फीता है ना इसको ख़त्म करें। हमारे यहाँ 200 के करीब एजेंसियाँ हैं जो चेक करती हैं। हम वो उसको दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट बुला के ना, जिन्होंने दुनिया में ये काम की है, इसको ओपनिंग इजी कर रहे हैं, सारे प्रोसीजर्स को ख़त्म कर रहे हैं, जो इजाज़तें लेनी है उसको कम से कम कर रहे हैं। ये एक तो काम ये कर रहे हैं। दूसरा हम जो हमारी SIV है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो जोन है, उसमें 10 साल की फैसिलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी है। हम हर जगह पे SIV बना रहे हैं और उसमें पर्टिकुलरली सस्ती ज़मीन देंगे ताकि इन्वेस्टर को वो भी ज़मीन के ऊपर पैसा नहीं लगाए, मशीनरी पे पैसा लगाए। और आप देखेंगे कि थोड़े अरसे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। हम मुझे खुशी है कि मैं इस मिनिस्ट्री को देख रहा हूँ और इस वक्त ज़रूरत ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है और एक्सपोर्ट की। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद जो अहम सवालात हैं वो हम शेख साहब के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पीपल्स पार्टी के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सक्खर कराची हैदराबाद जो मोटरवे है उस पर भी काम जो है वो बीच में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, फिर शायद राब्ता भी हुआ। आज जो कमेटी का इजलास था सेनेट कमेटी का, उसमें सेक्रेटरी मवासलात पेश नहीं हुए तो उसके समन भी जारी किए गए। ये जो मोटरवेज़ का मामला है, आप समझते हैं कि इस पर काम शुरू हो जाएगा, ये भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएगा? हमारी प्रायोरिटी है, जैसे ही मौका मिलेगा। पहले भी चाइना से हमने उनसे भी डिस्कस किया कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन पाकिस्तान के पास सरमाए की कमी है, कर्जा लेके सारा काम होता है ना। लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है इस पर, और ये क्योंकि बाकी सारा बन गया, पेशावर से लेकर सक्खर तक मोटरवे बना हुआ है, अब सक्खर से कराची तक भी लाजमी है ना, उसको बनाएंगे तो पूरा तब ये सारा सिलसिला जो है मुंसलिक होगा। और इसी तरह बलूचिस्तान में जो है ना बहुत दिनों से डिमांड थी, कराची कलात कोयटा की जो है वो मोटरवे भी बन रही है, तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी। तो पाकिस्तान के पास तो जैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी, ये देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना तो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ML1 पे काम हो रहा है, वो भी हमें ज़रूरत है कि हम अपनी रेल को मॉडर्नाइज करें और एफिशिएंट करें उसको। तो कम्युनिकेशन सिस्टम की तो बहुत ज़रूरत है कि जल्द से जल्द किया, और हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन जैसे मौका मिलेगा, पाकिस्तान तो भी अभी तक कर्जा बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। और हमारा अब देखिए ना, पहली बार हमारा करंट जो अकाउंट है ना वो सरप्लस हुआ है। पिछले साल तकरीबन 1.5 बिलियन से 2.25 बिलियन तक हमारा एक साल में डेफिसिट था, जो इस साल अभी तक 2.25 बिलियन सरप्लस हो गया। तो दोनों का मिला के 3.5 बिलियन का फ़र्क पड़ गया। लेकिन शेख साहब, जैसे हमने कंपनीज़ का जिक्र किया कि वो बाहर रजिस्टर्ड हो रही हैं, आप बतौर वज़ीर देख रहे हैं कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल की वजह से या ओवरऑल बिज़नेस पे असर पड़ा है? मैं देख रहा हूँ कि बिज़नेस में अब लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो जो कंपनियाँ गई भी थी ना, मैं एज ए बिजनेसमैन आपको बता, वो वापस आ रही हैं। वो दुबई में वो बिज़नेस अब नहीं है। देखिए जहाँ बिज़नेस लुक्रेटिव होगा, दुबई में अब प्रॉपर्टी की प्राइस भी नहीं बढ़ रही। वो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे $7 बिलियन लोगों ने जाके दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया या जाके रियल इस्टेट में कर दिया। तो अब वो वहाँ प्राइसेस देखें ना नहीं बढ़ रही, और यहाँ पे बिल्कुल वापस आ रहे हैं लोग, वो क्योंकि वहाँ वो बात नहीं मिली। पाकिस्तान की जो बॉटम लाइन है ना वो बेहतरीन है। आप हमारा देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन हमारी मार्केट होगी। अभी 1,20,000 के करीब हमारी मार्केट है। बेहतरीन रिजल्ट दिए डॉलर टर्म्स में, क्योंकि हमारा 1.5 साल से डॉलर और पाकिस्तान का जो पैरिटी है वो भी स्टेबल है। तो हमारे यहाँ अगर कोई पैसा रखेगा बैंक में तो उसको 10-11% मिलेगा। तो शेख साहब, कितनी कंपनियां आ रही हैं? किसी ने कोई राब्ता किया है? बहुत सी, मैं तो जानता हूँ ना, मेरी सारे कोलीग और दोस्त हैं। मैं तो खुद तीनों चैम्बरों का वाहिद मेरी फैमिली है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ जो कि तीनों चैम्बरों की हमने प्रेसिडेंट, मैं खुद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, मेरा रियल फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो हम तो सबसे वाकिफ़ हैं, दिन रात उनसे यही काम है हमारा। और वो कंपनियां, अब आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव न्यूज़ है ना, फिच ने ऐसे तो नहीं कह दिया कि हम पॉजिटिव देख रहे हैं, और ब्लूमबर्ग की जो खबरें हैं,
और पाकिस्तान की इकानमी तो हम $1 ट्रिलियन इकानमी करेंगे इंशाल्लाह 2035 तक। उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम मैं एहसन इकबाल साहब को, अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, औरंगज़ेब साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मेहनत को और उनकी एफर्ट को बहुत सराहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो विजन देखा है, देखो ना, ये जो नेगेटिव बातें थी सब खत्म हो गई हैं और इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा। जब ट्रेंड इधर होगा तो आप देखेंगे कि सब ध्यान इधर आ जाएगा। लेकिन हाँ शेख साहब, लेकिन फिर सवाल तो वही उठेगा ना कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। सियासी इस्तेकाम के हवाले से आज़म स्वाति साहब का आपने बयान देखा कि वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कह दिया कि आप मुज़ाकरात कर लें इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आप देख रहे हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ता हो रहा है या राब्ता हो जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो अब उनका, मेरा ख्याल में सियासी राब्ते तो पॉलिटिकल पार्टियों में होते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई रोल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को तो जो उनका परव्यू है, जो उनके पास जो चीज़ें हैं, उनका होना चाहिए ना। ये तो पूरी दुनिया में सियासी पार्टियां आपस में बैठती हैं। बैठे हैं, हम तो कह रहे हैं, वो कहते हैं हम इस्टेब्लिश। अब मुझे एक तरफ तो जमहूरी और वो बातें करते हैं, दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टियों से बात नहीं करते। ये मैं तो समझ नहीं आ रही कि उनकी पॉलिटिक्स है क्या। लेकिन अब तो अचकज़ई साहब ने भी तजवीज़ दी है कि आप स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े दे दें और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। नहीं, मैं उनको एडवाइस करूँगा कि नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ दें। उनकी अपनी बेहतरी है। मैं खुद 32 साल से सियासत में हूँ। वो अपनी अहमियत और अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहे हैं। ये मुतवातर उनके जो एहतजाज है ना, पॉपुलर पार्टी है, मैं कोई इससे इनकार नहीं करता। इस इलेक्शन में उनके कई, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुसलसल एहतजाज और वॉकआउट और कट्टी जो है ना, वो कोई एडवाइजेबल नहीं है। मैं एज अ पॉलिटिशियन उनके अपने मफाद के लिए, अगर वो टेबल पे बैठेंगे ना, जब भी मैं किसी भी काम के लिए, बिजनेस के लिए या पॉलिटिक्स के लिए टेबल पे बैठा हूँ, तो कुछ लेके उठाऊँ। कोई भी आता है ना, उसको कोई फ़ायदा होगा। तो ये ज़िदबाजी को छोड़ के अब मुल्क के मफाद में हम सब, इन्होंने कहा कि रेमिटेंस ना आए। अब अंदाज़ा इनको ये नहीं हो रहा कि इनकी बात तो किसी ने मानी नहीं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रेमिटेंस 1 महीने में आ गई। तो ये क्या चलें शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कैसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन आज की जो अहम डेवलपमेंट है, जो इससे हमने शुरू में जिक्र किया, मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अब हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के जवाब की मुंतज़िर थी कि वहाँ से क्या जवाब आता है। उसके बाद ही शायद अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको हतमी शक्ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे, लेकिन आज मौलाना साहब ने सूरत हाल जो है वो वाज़े कर दी। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खुसूसी तौर पर जो अपोजिशन इत्तेहाद है, उस हवाले से जो सवालात हैं कि जो तहरीक का कहा गया था वो उस तहरीक का क्या बना, वो तहरीक कब शुरू होगी और कितना टाइम मजीद दरकार होगा, इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि जो पीटीआई ने ऐलान किया था कि ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी, अब हम मौलाना साहब की भी गुफ्तगू आपके सामने है, लेकिन अब सवाल वही उठ रहा है कि जिस तहरीक का फ़ैसला किया गया था उस तहरीक में ताख़ीर की वजूहात क्या हैं और आप क्या देख रहे हैं कि कब तक ऐलान हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में अपोजिशन पार्टी सब को इकट्ठा लेके चलने का प्रोग्राम था। हाँ। और तमाम अपोजिशन पार्टी जो हैं अपने अपने लोगों से बात भी कर रही हैं। शायद मैं रमज़ान में वो फाइनल नहीं कर सकी या मैं रमज़ान की वजह से वापस में नहीं बैठ सके। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो चाहती है कि सब अपोजिशन को साथ लेके चले। हाँ। और उसमें पीटीआई का एक अहम रोल और हिस्सा है और बाकी जमातों का भी। तो इस हवाले से अभी तक तो जो चीज़ें फ़ाइनल होनी थी, प्रोग्राम तो सारे फ़ाइनल हैं। ठीक है कि मसलन बलूचिस्तान के हवाले से मसलन APCs कहाँ करनी है, डिवीजनल प्रोग्राम कहाँ करने हैं, वकला से जो बातचीत होनी है वो किस तरह से होनी है। जुज़वी तौर पर तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जैसे पूरे पाकिस्तान में एक ऐलान करना था पूरे प्रोग्राम का, वो अभी तक नहीं हो सका है। जल्द नहीं। लेकिन अल्लामा साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि तहरीक का ऐलान ना होने की वजूहात क्या है? आप समझते हैं कि जो आज़म स्वाति साहब का बयान है वो भी एक वजह बना है? लेकिन देखें, हमारे साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से उनका ऐसा कोई ऐसा रोल नहीं है, ना उनका किसी बयान का असर है, ना किसी चीज़ का। ये PTA के इंटरनल मामलात हैं, दाखिली मसाइल हैं उनके।
उन्हीं से मरबूत है। इसका तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ बाज़ार कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलामा साहब, जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक तजवीज़ दी है कि स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या कमेटियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ, आप उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? बिल्कुल। ये एक आप जानते हैं कि एक जो एक मरसूम तरीका है, उर्फ़ी तरीका भी है, कानूनी भी है, हमें हक़ है कि उन स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा दे दें जहाँ फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं और उनमें ना जाएं, और उसके बाद अदम एतमाद लेके स्पीकर साहब के ख़िलाफ़। ठीक है। और इसी तरह से और भी बातें उन्होंने कही हैं कि हम अपनी अलग से बार फॉर्म 45 के जो लोग हैं इनकी असेंबली लगाएं, वहाँ पर हमारा अपना स्पीकर हो और वो वहाँ पर हम अपने मुल्की वालों से बात करें, कौम को बतलाएं भाई ये क्या हो रहा है, ये पार्लियामेंट वो नहीं है। इसका जो कस्टोडियन है, यहाँ से रात को उठाया गया, लोगों को पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सका है। ये वो पार्लियामेंट है जहाँ से ज़बरदस्ती लोगों से वोट दिलवाए जाते हैं, बिल पास कराए जाते हैं या आइन की तरामीम कराई जाती हैं, जिससे पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगड़ गया है। इसकी वो असल रूह ही ख़त्म हो गई है, मर गई है। आइन की जो रूह थी, बुनियादी रूह, वो ख़त्म कर दी गई है। लिहाजा देखें, ये तो पाकिस्तान के अंदर बड़े बहरान खड़े होने की तरफ जा रहा है लोगों का। आप जब आइन के ऊपर जो फेडरेशन का फेडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इकट्ठा रखता है सारी इकाइयों को, वो आइन ही अपना तकद्दुस खो बैठे, एहतराम खो बैठे, उस पर लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो जाए, तो आप देख रहे हैं पूरे मुल्क की क्या सूरत है, बलूचिस्तान की क्या सूरत है। सिंध आज 3 दिन से बंद है, किसी को परवाह है? आप जीबी की तरफ चले जाएं, वहाँ लोग एहतजाज कर रहे हैं डैम के मसले पे, काफ़ी अरसा हो गया, धरने दिए हुए, खबर ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। इस पीका एक्ट ने गला घोट दिया हुआ है हक़ाइक़ बयान करने का और सच्चाइयों को बयान करने का। तो नहीं, लेकिन फिर अलामा साहब, हुकूमत तो दावे कर रही है कि सब कुछ बेहतर है, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से वो कह रहे हैं कि मईशत जो है वो बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो रही है। मैं एक बात बताऊँ आपको, इस फ़र्ज़ के साथ मान ले कि हालात, माशी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, नूर की दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, बेहतरीन है, लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, कोई महंगाई नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लोग जो है ना बिल्कुल। लेकिन देखें, इंसान को समझना चाहिए, एक उसका पेट और बदन है जिसको रोटी और ग़िज़ा चाहिए और आराम चाहिए, एक उसकी रूह है जहाँ इज्जत नफ्स का ताल्लुक है, इंसानी करामत का ताल्लुक है। वो पैसों से नहीं किसी को जीती जा सकती, ली जा सकती। आप दुनिया में बहुत से लोग हैं, आप उनको लालच देंगे, उठा के आपके मुंह पर मारेंगे वो चीज़, और अपनी जान दे देंगे, पीछे हटेंगे। पाकिस्तान के अवाम की इज्जत नफ्स मजरू हुई है, उनकी इंसानी करामत मजरू हुई है, इन्हें हैवान बना दिया गया है, इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह डील किया जाता है, कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है, ज़बरदस्ती की जाती है, उठाया जाता है, मारा जाता है, अगवा किया जाता है, मिस किया जाता है, गिरफ्तार यहाँ होता है और मिलता कच्चे के डाकू के पास से। ये क्या तरीका है? ये पाकिस्तान है, ये हमारे अबू अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था, इसके लिए कुर्बानियां दी थी, इसके लिए लाखों शहीद हुए थे, हमारी माओ बहनों और बेटियों ने कुर्बानियां दी थी उस वक्त, हमारी उस वक्त ये पाकिस्तान था। जीबी के लोग नाराज, केपी के लोग नाराज, पूरा पाकिस्तान नाराज, सिंध के लोग नाराज, बलूचिस्तान के लोग नाराज, पंजाब के अवाम नाराज, सियासी लोगों को जेलों में तुमने रखा हुआ है। आप समझते हो कि पाकिस्तान सब कुछ अच्छा है? कभी रेफरेंडम करा लें, ये जाए, इनमें से जो भी अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फन्ने खान समझता है, रेफरेंडम कराए, पाकिस्तान के अपने बारे में करा ले, ये आम लोगों में जाए, निकले, घूमे फिरे, जाकर उनको पता चले क्या हो रहा है पाकिस्तान में। किसान रो रहा है, चीख रहा है किसान, सब अच्छा है। क्या हो गया किसान के साथ? तबाह बर्बाद कर दिया एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर आपको पता है, फूड सिक्योरिटी बहुत अहम होती है किसी मुल्क के लिए, फूड सिक्योरिटी बहुत अहमियत की अमल है। किधर गया फूड सिक्योरिटी के हवाले से? आप देख रहे, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और हमारे हुक्मरान लगता है अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, और बस बोलते वही हैं जो उनको बस फीड किया जाता है, वही बोलो, इसके अलावा खबरदार दर्दों की बात की, बीमार हो जाते हैं। नहरों के खिलाफ बोलना, बोले तो फिर मसला, ना बोले फिर मसला, बीमार हो जाते हैं फिर। लेकिन फिर अलामा साहब, तहफ़्फ़ुज़ात का आप इज़हार कर रहे हैं, या इस पार्लियामेंट के हवाले से आप इज़हार करते हैं, फॉर्म 47 का जिक्र करते हैं, तो आप समझते हैं कि किसी मरहले पर फिर इस पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है? देखिए भाई, मैं पहला मरहला तो यही है ना, जो कल बस महमूद खान तो बहुत अरसे से ये बातें कर रहे हैं ना, अचकज़ई साहब, PTI वालों को भी कहा है, मीटिंग्स में भी कहा है कि भाई अदम एतमाद होना चाहिए,
स्टैंडिंग कमेटी से निकलना चाहिए जिनके चेयरमैन फॉर्म 47 वाले हैं, और हमें बाहर अपनी पार्लियामेंट लगानी चाहिए उधर बैठ कर। हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, हम वहाँ बैठ कर बातें करेंगे। ये तो है, अगला मरला फिर देखेंगे, सब मिलकर करेंगे क्या करना चाहिए इस पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त क्या हाल है उनका, मायूसी है, नाउमीदी है। आप देखें ना जी, ये तहरीक अदम आप किसके खिलाफ, कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ की बात हो रही है ना अलामा साहब? जी, स्पीकर के खिलाफ हो रही है पहले बल्ले पर। ये जो खान साहब की तजवीज़ है, मोहम्मद खान साहब की, वो सबसे पहले पार्लियामेंट के स्पीकर के खिलाफ। ठीक है, लेकिन अलामा साहब एक जो तनकीद हो रही है पीटीआई की क़यादत के ऊपर या अपोजिशन के ऊपर, वो ये भी हो रही है कि बाहर जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है वो शायद खान साहब के लिए उस तरह कोशिशें नहीं कर रही जिस तरह होनी चाहिए। आप इससे इत्तफाक करते हैं कि वाकई बाहर जो लीडरशिप मौजूद है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही या वो कोशिशें नहीं हो रही जो होनी चाहिए? पहली बात यह कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ जी, और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ। जो मैंने अहद किया है इमरान खान साहब के साथ, हमने बैठ के एक चीज़ पर साइन किए हैं। तो आपको पता है ना, ये ज़ुबान और साइन बहुत अहम होते हैं। यही ज़ुबान है जिससे इंसान अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता देता है, खाली कह देता है हाँ, और अपने जिगर का टुकड़ा दे देता है। यही साइन है जिस पर इंसान साइन करता है तो अपनी जान को, अपनी नामूस, सब कुछ गिरवी रख देता है। मैंने इमरान खान साहब से जो उसूल हमने तय किए थे उनके मुताबिक आगे बढ़ना और पाकिस्तान को बेहतर करना, मैं उस पर बाकी हूँ आखिरी सांस तक, और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ। बाकी जो पीटीआई के दोस्त हैं हमारे, वो बेहतर बता सकते हैं। आप उनसे सवाल करें उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अपने कायद की डायरेक्शन पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। नहीं, लेकिन अलामा को तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे ना बतौर इत्तेहादी कि ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप लोग इतने संजीदा नहीं है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अगर आपको होंगे तो उनका इजहार तो आपने किया होगा। देखें, अगर कोई मेरे जहन में ऐसी बात होती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ मीटिंग में बैठ के बात करूं, मीडिया पे आकर ना बात करूं। देखिए इस वक्त मीडिया पता है क्या काम कर रहा है? मीडिया लोगों की तवज्जो डाइवर्ट कर रहा है असल मसाइल से। महंगाई पर मीडिया कितना बोलता है। आप मुझे पता है सिंध में लोग, आज तीसरा दिन सिंध बंद है, मीडिया पे खबर सुन रहे हैं। बलूचिस्तान के ऊपर कोई गुफ्तगू हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहां धरना देके बैठे डैम के मसले पर, कभी खबर चली है? काटलिंग में जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनके बारे में मीडिया बोल रहा है। जो नाअमनी है केपीके के अंदर, रातों को बहुत से जिला में कोई रिट ही नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पोस्टों पर भी कोई नहीं होता है, तो इसके बारे में मीडिया बोल रहा है। असल मसाइल से तवज्जो उठाई जा रही है मेरे भाई। और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इंडिया किधर जा रहा है, तरक्की हो रही है, इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, और यहाँ हो रहा है जनाब वाला पता नहीं कि क्या सूरत हाल है। मैं हैरान हो गए हम किस कदर अपने पाकिस्तान के फ्यूचर से, अपने आवाम के मुस्तकबिल से, अपने मुस्तकबिल से, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल से हम लाताल्लुक होकर रह गए हैं। हैरानगी है मुझे। और जनाब वाला चैन की बांसुरी बज रही है। हमारे हुक्मरान डिनाइल कंडीशन में चले गए हैं। गोया जनाब वाला 4 चापलूस बिठाए उन्होंने अपने तरफ में, जो कहते माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, आपका ये खिताब ऐसा था, आपका ये पोज ऐसा था, बड़ा जबरदस्त अट्रैक्टिव था, और वो मीडिया पे बहुत चल गया, टिकटॉक पे बड़ा चल गया है। बस यही चलती हैं बातें इनकी। इतने लोगों ने इसको देखा है, इतना वह किया है। भाई बात सुने, पाकिस्तान के अवाम को देखो, ये अवाम है तो पाकिस्तान है जी। अगर अवाम नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं है। आप चले जाएं, आप एक दफा विजिट तक करें हमारे मीडिया के लोग, केपीके का, बलूचिस्तान का, सिंध का और बाकी मुल्क के इलाकों का। जनूबी पंजाब के लोग चीख रहे हैं इसी नहरों के मसले के ऊपर, और उनकी कोई अलामा साहब अगर आज़ाद दें तो मैं एक छोटी सी तस्हीह कर दूं कि ये जो आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या सिंध का जो जिक्र है या उनके इश्यूज़, तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या जिन इश्यूज़ का आपने जिक्र किया, इन तमाम इश्यूज़ पर हमने अपने प्रोग्राम में वो तमाम इश्यूज़ जो हैं वो टेकअप भी किए और मुसलसल उन इश्यूज़ पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इजाज़त दें तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अलामा साहब प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, ये जो हमने शुरू में आपने जिक्र भी किया तहरीक का कि चीज़ें जो हैं वो फाइनल हो गई हैं, तो अब आप क्या देख रहे हैं? आप समझते हैं कि इस ईद से कबल हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसका ऐलान हो जाएगा, या आप देख रहे हैं कि नहीं अभी मुशावरत हो रही है और शायद ईद के बाद ऐलान हो? मैंने ये नहीं कहा फाइनल हो गई है जी, ये तजावीज़ आ गई हैं, इन पर बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारे रास्ते बंद हो रहे हैं तो बिलाखिर कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। ठीक है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो सियासतदान, जो अपोजिशन के लोग हैं, बहुत समझदार हैं,
वाइज हैं, अक्लमंद हैं और कोई कच्चा कदम नहीं उठाना चाहते। इंशाल्लाह मजबूती से कदम उठाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा देर नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारी ख्वाहिश यही है कि जितना जल्दी मुमकिन हो ये शुरू हो। अच्छा। ठीक है ना, बाकी डिपेंड करता है कि सब के कंसेंसस के ऊपर, क्योंकि कोई भी सोलो फ्लाइट नहीं करेगा। हाँ। बाजार ऐसे ही है, इकट्ठे चलेंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, ये जो मौलाना साहब का तो आपके सामने है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आपके साथ नहीं चलना चाह रहे। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक आपके नज़दीक अब्बासी साहब के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमारे साथ तो उन्होंने बराह बैठ कर ऐसी कोई बात नहीं की है। अच्छा, जो हमारे साथ की हो, बैठे हों कि अभी ये मसला है, मैं नहीं चल सकता हूँ। और वो आप मालूम है आपको कि लेजेंड होटल के अंदर भी जो प्रोग्राम हुआ था उसके दावत देने वाला में भी वो थे जी, उनके घर में भी गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इकट्ठे हमारी। तो जब वो खुद जो लोग उनसे राब्ते में हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के, जब उनसे वो कह देंगे कि भाई मैं नहीं आ रहा तो पता चल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लामा साहब, आपके मुताबिक अब्बासी साहब ने आपके साथ मुलाकातों में ऐसी कोई बात नहीं की कि वो साथ नहीं चल सकते? मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को इस बुरान से निकालने पर इत्तफाक करते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा, रूल ऑफ लॉ और आइन की सुप्रीमेसी पर इत्तफाक करते हैं। ये होना चाहिए पाकिस्तान। बाकी मुमकिन है उनका बहुत सी चीज़ों में पीटीआई के साथ डिफरेंसेस हों, पहले माजी के हवाले से भी हों, हाल के हवाले से भी हों, लेकिन इस मसले पर किसी में इख्तलाफ नहीं है कि रूल ऑफ लॉ, आइन की सुप्रीमेसी और जमहूरियत पार्लियामेंट को ताकतवर बनाया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान के आवाम को जो हक राय दी है उस पर डाका नहीं डलना चाहिए और इसी तरह से पाकिस्तान को आगे निकाला जा सकता है इन हालात से। इसके अलावा डंडे के जोर के ऊपर या जनाब वाला आप डांट के और गुस्से में होकर आप पाकिस्तान के आवाम को नहीं चला सकते। आपके बच्चे नहीं चलते आपसे, आप रोज बच्चों को उठ के बैठ के डांटे और फिर आगे आपके आगे खड़े हो जाते हैं। ये आपके सामने चीज़ें हैं सर, मौलाना साहब की जो चीज़ें सामने आई या अब्बासी साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, तो अपोजिशन इत्तेहाद के पास कोई प्लान बी भी है कि अगर ये नहीं साथ चलते तो फिर हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? इसमें इंशाल्लाह जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो लीडरशिप है सारे बैठेंगे और फैसला कर लेंगे उनके साथ। देखिए इन चीज़ों पर तो इत्तफाक है, मैंने पहले रूल ऑफ लॉ के लिए, इनकी सुप्रीमेसी के लिए, उनको बाद अगर और मसाइल हैं तो वो डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन ये लीडरशिप जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की वही बातचीत करेगी, उन चीज़ों को आगे लेके चलेगी। मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे बगैर मशवरे के जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप है और मैं खुद अपनी तरफ से बयान देना शुरू कर दूँ, ये गैर जिम्मेदाराना कदम होगा। ठीक है, लेकिन अल्लामा साहब आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, क्या वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदों से आपकी मुलाकातें भी होती हैं? क्या किसी मरहले पर कोई पेशकश हुई है कि आप अगर ये कर दें तो कोई आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है या कोई हल निकल सकता है? मेरे ख्याल में वो तो बेचारे आपको पता है कि जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको ऐसा जकड़ा हुआ है कि वो हिल नहीं सकते। आप खुद सोच रहे हैं कि उनकी हालत क्या बनी हुई है। लगता है ये सियासी हुकूमत है, ये लगता है कि पॉलिटिशियन जो है ना हुकूमत रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो खुद महकूम है इस वक्त, गुलाम है इस वक्त। वो तो मुझे यकीन है, दिल से दुआएं देते होंगे कि काश अपोजिशन की तहरीक चले और हमें भी आज़ाद करवाए, हम कैदियों को भी छुड़वाए। खाली कैदी नंबर 804 नहीं, हम भी ये भी तो कैदी हैं, कई किस्म की कैदों का वो शिकार है इस वक्त ना, ज़मीर के भी कैदे हैं। नहीं तो अल्लामा साहब, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आके कोई बात की है, कोई गिला शिकवा किया है आप लोगों से? मेरे ख्याल में आजान मैं आपको अर्ज करूँ कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज ही पड़ी जाती है ना। हम बैठे उनके साथ मुज़ाकरात के रूम में भी बैठे हैं, कमरे में, वहाँ भी बातचीत होती रही है। तो मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त जो पार्टियाँ भी किसी न किसी तरह से हुकूमत में हैं वो खुद जकड़ियों फील करती हैं, जकड़ी हैं और मुश्किलात का शिकार हैं। जो सच नहीं बोल सकते, जो चाहते हैं करना वो नहीं कर सकते। आप मुझे बतलाएं, ये जो गंदम का मसला हुआ है ये कोई हुकूमत कर सकती है सियासी? ये जो कनाल नहरों का मसला है ये कोई सियासी हुकूमत कर सकती है? पूरा सिंध मुकाबले में खड़ा कर लिया है। ये जो मिनरल्स के हवाले से काम हो रहा है ये कोई सियासी हुकूमत कर सकती है? आवाम को नाराज करके वो ये कर सकते हैं, तो आवाम के तो मोहताज होते हैं सियासतदान। ये आपको मालूम है, ये सारे कि इनको पता है कि भाई फैसला कहीं और हो रहा है, ये तो खाली टूल बने हुए हैं, बस इनके मुंह से निकलता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो ये बेचारे कैदी है ना, तो अपोजिशन की जो तहरीक होगी इंशाल्लाह इनको भी राहत दिलाएगी और इनको भी जान छुड़ाएगी कैद खाने से। तो अल्लामा जो ये भी ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की एक बहस चल रही है, आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? एक तरफ गौहर साहब के बयानात हैं, उमर अयूब साहब के बयानात हैं, फिर आज़म स्वाति साहब के बयानात हैं। आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ हों, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों, बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है? मुज़ाकरात की जब हम टेबल पर बैठे जी
तो हमने उनसे उस वक्त कहा कि आए सियासतदान मिलकर ये फैसले करें ना सारे, और आवाम के साथ मिलकर। सियासतदानों का काम ही होता है। उन्होंने पाकिस्तान, सियासतदानों ने आवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया और आगे निकलते हैं हम लोग। आप यकीन कर लें, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं कि ये बेचारे कैदी हैं, ज़मीर के कैदी हैं, उनके हाथ पे कुछ भी नहीं है, ये बेचारे हैं। इनको भी मुझे उम्मीद है कि जो हमारी तहरीक होगी अपोजिशन की, इनको भी आज़ाद कराएगी और इनके भी जो है ना इन मुश्किलात को ख़त्म करेगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बेचारे हैं। ये तो फैसला कहीं होता है। आप मुझे बताएं, ये नहरों का मसला है, ये कोई सियासी हुकूमत कर सकती है? ये मिनरल का मसला कोई सियासी हुकूमत कर सकती है? पूरा सिंध बेचैन, पूरा KPK बेचैन, पूरा GB बेचैन, पूरा बलूचिस्तान बेचैन, लोग सड़कों पर निकल आए हुए हैं। जनूबी पंजाब के लोग सड़कों पर निकल आए नहरों के मसले के ऊपर। पंजाब तो आपको पता है पहले ही कुचला हुआ है, दबा हुआ है, बाहर निकलो पकड़ लेते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं, मारते हैं, जेलों में डालते हैं और ऐसे केसेस बनाते हैं कि खुदा की पनाह, दहशतगर्दी के। यूँ लगता है पूरे के पूरे पाकिस्तान के अवाम जो आपकी बात नहीं मानते वो सारे के सारे दहशतगर्द हो गए हैं। तो ये दहशतगर्दों का मुल्क है इस वक्त पाकिस्तान। कौन है जिस पर 780 नहीं लगी हुई है? कोई है? ये कानून है पाकिस्तान का, ये रूल ऑफ लॉ, ये आइन और दस्तूर, ये अपने अवाम का एहतराम, ये अपने अवाम के लिए रिस्पेक्ट और इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल, उनकी इंसानी करामत का। नहीं, लेकिन अलामा साहब ये बता देना कि मुज़ाकरात किससे हो, किससे बात होनी चाहिए? पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए जिसमें हमारे हुक्मरानों ने, फॉर्म 47 वालों ने और उनके हैंडलर्स ने डाला है तबाही की दलदल में जी, इस दलदल से निकालने के लिए बात होनी चाहिए और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना चाहिए। हम इसके कायल हैं, बैठना चाहिए, सबको बैठना चाहिए, पाकिस्तान की खातिर बैठना चाहिए। अगर हुकूमत फील करती है, उनके सरपरस्त फील करते हैं कि पाकिस्तान को दबाई से निकालने के लिए बातचीत की जरूरत है, ताली दोनों हाथ से बचती है। हम आज कहते हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, आइन की सुपरमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान के अंदर बहरानों से निजात दिलाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम के दुख दर्द कम करने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, फेडरेशन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए बात होनी चाहिए। हमें आपस में बैठना चाहिए और हर कोई अपनी जगह पर फिर जाए। ये हुकूमत को फिक्र होना चाहिए। हम तो करना चाहते हैं बातचीत, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। कोई ये ना कहे जी कोई डील करने के लिए, किसी को पता नहीं फायदा पहुंचाने के लिए, नहीं, पाकिस्तान की खातिर। और इमरान खान भी ये कहता है कि मैं पाकिस्तान की खातिर हर कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन यहाँ तो आपको पता है ना कोशिश सुनवाई नहीं है। हमारे ऊपर तो बहरे और अंधे हुकूमत कर रहे हैं हमारे ऊपर, जो ना देखते हैं ना सुनते हैं, ना उनकी अक्ल काम कर रही है। चलें, ठीक है अलामा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उस मौक़िफ़ के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की क्या हिकमत अमली सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।